नमस्कार साथियों, तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हम जो है वो सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सी टेट के साथ साथ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एच पी टी जी टी कमीशन की, ठीक है। तो आपको पता है एच पी टी जी टी कमीशन के फॉर्म्स जो है वो भरे जा रहे हैं। बहुत जल्दी एच पी टी जी टी कमीशन की जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, और उसके लिए भी जो एस एस टी वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सी टेट में तो एस एस टी वाला पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, क्योंकि सी टेट में भी आपको पता है लगभग 60 क्वेश्चंस जो है वो सी टेट से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सी टेट और जो एच पी टी जी टी कमीशन दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। क्लास को प्लीज़ एंड तक जरूर चेक करना है, जरूर एंड तक देखना है, बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें। और क्लास को अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास में हम जो है वो एनसीईआरटी, आपको पता है कितने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं आज के एग्जाम्स में, अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें एनसीईआरटी आरटी के बिल्कुल कोर में जाकर जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आज की क्लास रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू है। एक तरह से ये क्वेश्चंस पहले भी किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि पुर्तगाली जो थे ये भारत में कहाँ के वासी थे, ठीक है। तो ये थे गोवा के वासी, ठीक है। पुर्तगाली जो थे ये भारत में कहाँ के वासी थे, तो ये थे पुर्तगाल के वासी, ठीक है। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन भी शायद पिछली क्लास में ये पढ़ाया था कि जो पुर्तगाली थे ये भारत में समुंदर के रास्ते से होकर आने वाले पहले जो थे वो मतलब ऐसे पहली जो आप कह सकते हो कि जो भी शक्ति है जो बाहर की, वो पहली ये पुर्तगाली ऐसे थे पहले जो भारत में समुंदर के रास्ते से होकर आए थे, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो इन्होंने ही समुंदर का रास्ता भारत के लिए जो था वो खोजा था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पुर्तगाली जो थे ये भारत में गोवा में रहते थे, ठीक है। और ये पहले ऐसे थे जो कि ये समुद्र के रास्ते से होकर भारत में आए थे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में कब आई थी, आपको पता है लगभग 200 या 250 वर्ष जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर जो था वो शासन किया है, ठीक है। तो शासन तो किया है, लेकिन ये आए कब थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, ठीक है। और किस प्रकार से ये आई थी, ये आई थी व्यापारी बनकर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में एक व्यापारी बनकर आई थी और भारत से केवल इतनी परमिशन ली थी कि हमें एक झोपड़ी बनाने की परमिशन दे दी जाए, ताकि हम अपना व्यापार जो है वो भारत में कर सके। लेकिन धीरे धीरे इसने अपने साम्राज्य का या अपने आप कह सकते हो अपनी नीतियों के हिसाब से इसने इतना विस्तार कर लिया कि इसने भारत के ऊपर ही शासन करना शुरू कर दिया और भारत के लोगों को ही अपना गुलाम जो था वो बना लिया, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में लगभग 1600 ईस्वी में, ठीक है। 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता था, तो मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान को कहा जाता था, ठीक है। टीपू सुल्तान जो था इसको मैसूर का जो सुल्तान है उसकी उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सभी मिक्स्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की क्लास में। ये हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इसमें पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो ये जो सभी क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्किप करके मत जाना, क्योंकि आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चंपारण जो विद्रोह था ये किसके विरुद्ध था। अब यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता था कि चंपारण विद्रोह जो था ये कब हुआ था, ठीक है। यानी कि मैं आपको हर बार ये बोलती हूँ कि क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर हर तरीके से आपसे पूछ सकता है, हर
तरह से क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जामिनर जो है वो घुमा फिरा के किसी न किसी प्रकार से उसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के बहुत सारे तरीकों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, या चंपारण विद्रोह बोलते हैं, या चंपारण सत्याग्रह भी इसी को ही बोलते हैं। तो ये हुआ था 1917 में, ठीक है। चंपारण जो सत्याग्रह है ये था किसके विरुद्ध, ये था कृषकों के हित के विरुद्ध, ठीक है, हितों के विरुद्ध, ठीक है। जो ये चंपारण सत्याग्रह था इसमें जो कृषक थे उनके हितों की जो अवहेलना की जा रही थी उनके लिए चंपारण सत्याग्रह जो था ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य महिला सभा। अब आर्य समाज की तो आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आर्य महिला सभा, ठीक है। अब आर्य समाज कुछ और है, यहाँ पे महिला सभा है। आर्य महिला सभा की नींव जो रखी थी ये किसने रखी थी, ठीक है। तो आर्य महिला सभा की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने, ठीक है। पंडिता रमाबाई ने आर्य जो महिला सभा थी इसकी नींव रखी थी, और कब रखी थी ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रखी थी 1882 में, ठीक है। 1882 में यानी कि 1882 में पंडिता रमाबाई के द्वारा आर्य महिला सभा जो थी वो शुरू की गई थी, और ये पंडिता की उपाधि जो इन्हें प्राप्त हुई थी ये बहुत ज्यादा संस्कृत की ज्ञाता थी, बहुत ज्यादा इनको मंत्रोच्चारण या बहुत ज्यादा इनको संस्कृत जो थी वो आती थी, इसके लिए इनको पंडिता की उपाधि जो थी वो प्राप्त हुई थी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों मिली थी। तो ये मिली थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हो संस्कृत या वैदिक जो भी ज्ञान है उसकी ज्ञाता थी ये, ठीक है। तो ये इनको पंडिता की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसके लिए इन्होंने अपने नाम के साथ पंडिता की उपाधि को लगाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है, पंडिता रमाबाई से ही। इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विधवा में सॉरी पुणे में जो विधवा घर की स्थापना हुई थी ये किसने की थी। तो पुणे में विधवा घर जो था ये बनाया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा, ठीक है। अब आपको पता है पहले सती प्रथा थी, धीरे धीरे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया राजा राम मोहन राय के जो प्रयास थे उनके द्वारा, और विलियम बेंटिक ने वो पास किया था वो बिल जिसमें कि सती प्रथा को एक कानूनी अपराध जो था वो घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब धीरे धीरे जो विधवाएं थी उनको आपको पता है बहुत ज्यादा उस टाइम पे कुरीतियां थी, बहुत ज्यादा उस टाइम पे जो एक आप कह सकते हो औरतें थी घर की, वही जो विधवाएं थी उनके साथ बहुत ज्यादा छुआछूत का व्यवहार करती थी। उनको घर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन बहुत ज्यादा जो एक तरह से विधवा के साथ जो भेदभाव हो रहे थे घर में, उनको देखते हुए ये जो पंडिता रमाबाई थी इन्होंने विधवा घर बनाया था पुणे में, ठीक है। जितनी भी विधवाएं हैं वो वहां पर शरण जो थी वो ले सकती थी, ठीक है। जिनको लगता है कि कोई भी ऐसी विधवा जिनको लगता है कि वो अपने घर से निकाल दी गई हैं या अपने घर में उनका जो है वो बहुत ज्यादा छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा है, वो उनके जो विधवा घर था उनमें शरण जाके ले सकती थी। तो ये विधवा के लिए एक घर बनाया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा, तो ये बनाया गया था पुणे में, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडिता रमाबाई ने जो विधवा घर बनाया था ये कहाँ पर बनाया था। तो ये पुणे में बनाया था, ठीक है। और आर्य महिला सभा की स्थापना भी पंडिता रमाबाई के द्वारा ही की गई थी। और मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज्यादा वेदों की या बहुत ज्यादा संस्कृत की ज्ञाता होने के कारण इनको पंडिता की उपाधि जो थी वो प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई से, ये आपने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह। अब यहाँ पे सती प्रथा का तो अंत हो गया। अब जो विधवाएं थी उनको अपने हस्बैंड के साथ जैसे पहले जला दिया जाता था, उनको अब नहीं जलाया जाता था। वो विधवा हो जाती थी, उनका जीवन जो था वो एक तरह से कष्टों से भरा हो जाता था, बहुत ज्यादा दुर्भर हो जाता था। उनको क्या था कि उनको अगर बहुत ज्यादा छोटी उम्र में ही कोई लड़की या कोई स्त्री जो थी वो विधवा हो जाती है तो उनको क्या था कि उनको अपना जीवन जो था अपने हिसाब से वो नहीं जी सकती थी। अब उनको शादी करने की परमिशन नहीं थी, दूसरी बार वो विवाह नहीं कर सकती थी। अब क्या हुआ कि एक समाज सुधारक आए जिनके प्रयासों के कारण विधवा पुनर्विवाह को भी अनुमति जो थी वो मिल गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ये किस वर्ष पास किया गया था। ये किया गया था 1856 में, ठीक है। 1856 का ईयर आपने याद रखना है विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो यहाँ पर ये किसके प्रयासों के द्वारा हुआ था, जिस प्रकार के से सती प्रथा का अंत जो था वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा हुआ था, उसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इनके प्रयासों के कारण 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो था वो पास
कर दिया गया था। अब विधवाएं जो थी उनको दूसरी बार शादी करने की अगर वो चाहती हैं, अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं, ठीक है, उनको अगर लगता है कि उनका कोई लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है उनको, तो वो शादी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना जीवन जो है वो कष्टों में बिताती रहेंगी, उनको शादी करने की परमिशन नहीं है, उनको दूसरी बार अपना जीवन शुरू करने की परमिशन नहीं है। तो ये जो था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों के बाद ही शुरू हुआ था और एक एक्ट पास किया गया था 1856 में कि विधवाएं जो हैं ये भी दूसरी बार जो है वो विवाह कर सकती है। ठीक है, तो ये विधवा पुनर्विवाह का मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी। अब है ये पुस्तक, ठीक है, तो गुलामगिरी जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिबा फुले ने, जिसमें कि एक एग्जाम में मैंने ऐसे पढ़ा था कि वहां पर क्वेश्चन आया था कि गुलामगिरी जो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है, इसमें गुलामगिरी का क्या अर्थ है, गुलाम का क्या अर्थ है, तो गुलाम है दास्ता। ठीक है, दास्ता के ऊपर इनके द्वारा पुस्तक जो थी वो लिखी गई थी। गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम था। ज्योतिबा फुले ने ये पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक जो थी ये 1873 यानी कि 1873 में ये पुस्तक जो थी ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप कि बहुत ज्यादा समझ में आगे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो गुलामगिरी आपने जरूर याद रखनी है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो प्लीज नोट्स में ये जरूर मेंशन कर लें कि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी, जिसको कि 1873 में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह। अब हमें ये पता चल गया कि सती प्रथा का अंत हो गया, विधवाओं को दूसरी बार शादी करने की परमिशन मिल गई। अब जो बाल विवाह की प्रथा चली आ रही थी बहुत टाइम से, ये जो हमारे समाज की तीसरी बड़ी कुरीति थी, सबसे बड़ी कुरीति थी तीसरी, ये थी। सबसे पहली हो गई सती प्रथा, दूसरा हो गई विधवा जो विवाह करने की परमिशन नहीं थी वो थी, और तीसरी ये बाल विवाह। ठीक है, कि बच्चों का जैसे ही 8-9 साल के बच्चे होते थे या लड़कियां होती थी, उनको बहुत ज्यादा बूढ़े व्यक्तियों के साथ, 60-60 साल के व्यक्तियों के साथ शादी उनकी करवा दी जाती थी, या बच्चों की ही शादी करवा दी जाती थी। तो ये जो प्रथा थी इसका भी अंत करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो बाल विवाह जो था इसके ऊपर प्रतिबंध किस एक्ट जो एक्ट पास किया गया था ये कब किया गया था, यहाँ पे ये पूछा गया है कि बाल विवाह का जो विवाह पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, जो उसको समाप्त किया गया था, ये वाला एक्ट पास हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में ये जो एक्ट है ये पास हुआ था कि जो बाल विवाह है ये एक अपराध है, इसको अनुमति जो है वो नहीं दी गई है सरकार की तरफ से, इसको एक कानूनी अपराध जो था वो घोषित कर दिया गया था कि अब बच्चों की एक एज लिमिट सेट कर दी गई थी कि इस उम्र से पहले जो है वो बच्चों की शादी अगर करवाई जाती है तो वो एक कानूनी अपराध जो है वो माना जाएगा। ठीक है, तो बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लग गया था। 1929 में जाकर ये बाल विवाह जो है इसका अंत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर किस वर्ष पाबंदी लगाई गई थी। अब ये याद करना बहुत ज्यादा आसान है। बाल विवाह 1929 में और सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो 1829 में। ठीक है, लगभग 100 वर्षों के बाद ही ये जो बाल विवाह है ये बंद हुआ था। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत जो था राजा राम मोहन राय के द्वारा, उनके प्रयासों के द्वारा 1829 में एक एक्ट पास करके जिसको पास करने वाले थे विलियम बेंटिक। ठीक है, उनके द्वारा पास किया गया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था और उसके 100 वर्षों के बाद 1929 में बाल विवाह पर प्रतिबंध जो था वो लगाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आपने याद रख लेने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। अब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये क्वेश्चन दोनों ही प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की थी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी ये की गई थी आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग जो थे इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी वो की गई थी और ये 1867 में इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में की गई थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट है और मैं शायद 1-2 बार इस क्वेश्चन को पहले भी बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए आज की क्लास में फिर से ये क्वेश्चन आ गया है कि फ्रंटियर गांधी की उपाधि किसे दी गई थी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है या आपसे सीमांत गांधी भी पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर अगर फ्रंटियर ना लिखा जाके सीमांत लिखा जा गया हो
तो आपने जो है वो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर जो है वो सीमांत गांधी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी जो खबर थी, एक केसरी नाम था उसका, ये किसने प्रकाशित की थी? जो केसरी नाम की एक पत्रिका कह सकते हो आप, एक न्यूज़पेपर कह सकते हो आप, ठीक है। ये जो पत्रिका थी केसरी, ये शुरू की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक से तो आपको पता ही है, इनके द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध नारा दिया गया था कि स्वराज्य जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना है आपने। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और केसरी जो एक न्यूज़पेपर था या एक पत्रिका थी, वो प्रकाशित इनके द्वारा ही की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था, ये कौन था, ठीक है। तो आजाद भारत यानी कि स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद जो था वो जो प्रथम भारतीय बने थे गवर्नर जनरल, वो कौन थे? और आखिरी भी पूछे जा सकते हैं, आखिरी और प्रथम दोनों में से कुछ भी लिखा गया होगा तो आपने सी राजगोपालचारी का नाम आपने चूज करना है, ठीक है। ये भारतीय अगर पूछा गया होगा तब आपने ये चूज करना है। अगर आपसे पूछा गया हो कि स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अगर वहां पे भारतीय ना लिखा जाके ऑप्शंस में भी अगर आपको सी राजगोपालचारी का नाम नहीं मिलता है तो माउंटबेटन का नाम वहां पर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आजादी के समय माउंटबेटन ही जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो जो पहले भारतीय बने थे या आखिरी भारतीय बने थे, सी राजगोपालचारी के बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो था वो बंगाल का विभाजन जो था वो किया गया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसमें बंगाल जो था ये कौन से देश से अलग होकर बना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में, ये आपने पढ़ लेना है। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी, और 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका विभाजन जो था वो हो गया था, ठीक है। वो भी दो टुकड़ों में बट गई थी, एक था गरम दल और एक था नरम दल, ठीक है। तो ये आपने फैक्ट जो है ये याद रखने हैं ईयर वाइज। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होना चाहिए 1942 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये शुरू हुआ था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपने स्टार लगा के अपनी जो नोटबुक है या नोट्स हैं आपके वहां पर जरूर लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरम दल, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो कांग्रेस थी उसका विभाजन हो गया था 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान। तो दो गुटों में ये बट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो यहाँ पे गरम दल या उग्र दल भी उसको कहा जाता है, उसके प्रमुख नेताओं में से कौन कौन थे? तो जो नरम दल था उसके तो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो महात्मा गांधी जी के एक सलाहकार भी कहे जाते थे, ठीक है। वो नरम दल की प्रधानी जो थे, या जो आप नेतृत्व कह सकते हो, वो कर रहे थे। लेकिन जो गरम दल था, ठीक है, क्रांतिकारी दल आप कह सकते हो, उग्र दल आप कह सकते हो, इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे लाल, बाल और पाल, ठीक है। यही आपने तीन नाम याद रखने हैं, लाल, बाल और पाल। लाल से होगा लाला लाजपत राय, बाल से होगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से होगा बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों ही जो थे ये गरम जो राष्ट्रीय धारा थी कांग्रेस की, उससे संबंध रखते थे, ठीक है। इनका मानना था कि जो शांतिपूर्ण सभाएं हैं या शांतिपूर्ण तरीके से हमें आजादी जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिए हमें लड़ना होगा, उसके लिए हमें क्रांति करनी होगी, उसके लिए हमें इनके साथ इनके जैसा ही व्यवहार जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताए हैं इस क्लास से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये, तो ये आपने जरूर पढ़ लेने हैं और इनको अपने क्वेश्चंस को याद करके जरूर एग्जाम में जाना है। तो आई होप कि आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। और अगर आप
सी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मैंने आपको डाली हुई है, आप वहाँ जाकर सी टेट की जो प्लेलिस्ट है उसको पढ़ सकते हो। वहाँ पर मैंने डिटेल में एक एसएसटी के नोट्स जो है वो आपको बनाकर दिए हुए हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।